नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सीधी बात में चर्चा सिद्धार्थ के उस ट्रांसफर पॉलिसी या यूं कहें एसीएस के रूप में सिद्धार्थ ने अब तक जो काम किया है और जो उस काम का परिणाम सामने आया है, ऐसे में आप क्या कह सकते हैं सिद्धार्थ के कामकाज की शैली को लेकर। और इसके लिए हमने आज चर्चा में शामिल किया है आनंद पुष्कर जी को, जो अपने पिताजी के साथ पिछले 15 वर्षों से इस विभाग को बहुत ही करीब से देख रहे हैं। शिक्षकों का नियमावली, उप नियमावली, जितने भी तरह की चीजें आप देख रही हैं, सब कुछ में कहीं न कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आनंद पुष्कर जी की बड़ी भूमिका रही है। तो हम आनंद पुष्कर जी से ही समझना चाहेंगे कि सिद्धार्थ ने जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो झांसा दिखाया है, झांसा ही कहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो सीधे हम आनंद पुष्कर जी के पास चलेंगे और आनंद पुष्कर जी से समझना चाहेंगे कि वो पूरे इस प्रोसेस को किस तरीके से देख रहे हैं। आनंद पुष्कर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बेसिकली देखिए, आपने अभी एक चर्चा किया, उस बातों पे हम जाना चाहते हैं। तो हमने देखा है कि शिक्षा विभाग के हर प्रक्रियाओं को, कई एसीएस की भी कार्यशैली को हम लोगों ने देखा है। या डिपार्टमेंट को बहुत नज़दीक से देखने का अनुभव, पिताजी हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उनका अनुभव तो 50-55 वर्षों तक रहा है। कई देश के कई मंचों पे उन्होंने शिक्षा स्वरूपी शिक्षाविद के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में भी लगातार वो काम किए और उनके साथ 2010 से लगातार मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा, आते रहा और अभी उनके नहीं रहने के बाद थोड़ी भूमिकाएं और बढ़ गई शिक्षकों की कार्य योजनाओं को लेके, उनके कार्य को लेके, शिक्षा में सुधार को लेके, शिक्षा में गति को लेके लगातार उन सवालों को हम लोग उठा रहे हैं। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्थानांतरण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, आज का जन्मा हुआ यह मुद्दा नहीं है। 2006 में जब बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई थी, वो भी नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो इन शिक्षकों ने एक लंबा संघर्ष किया था। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और महासचिव हमारे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, हमारे अभिभावक हैं, इन दोनों के नेतृत्व ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लगातार उन मंचों पे हम लोग सवाल को रखते थे कि कम से कम जो शिक्षक रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए, जो शिक्षक जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। तब जाके एक प्रक्रिया हुई, सरकार के हस्तक्षेप के बाद डिपार्टमेंट ने एक प्रक्रिया लाई कि जो शिक्षक को राज्यकर्मी के स्वरूप में उनको 1 जनवरी से सक्षमता 1 वाले शिक्षकों को योगदान कराया और 1 मार्च से सक्षमता 2 वाले शिक्षकों की योगदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आ गया स्थानांतरण के प्रोविजन के बारे में, तो सरकार ने उस समय भी, डिपार्टमेंट ने उस समय भी कहा कि जो पूर्व के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग थे उनको भी काफी दूर टीआरई 1 टीआरई 2 में भेजा गया है। वैसे लोगों के लिए भी हम एक स्थानांतरण की पॉलिसी बनाएंगे, सक्षमता उत्तीर्ण लोगों के लिए भी स्थानांतरण की पॉलिसी बनाएंगे और एक स्पेशल ट्रांसफर्स की प्रोविजंस की बात आई। और जब डिपार्टमेंट ने स्पेशल ट्रांसफर्स का प्रोविजन बनाया और प्रोविजन बनाने के बाद कहा कि हम इसको 4 कैटेगराइजेशन में इसको डिवाइड करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जिसमें स्थानांतरण में संतोष जी ज्ञात होगा कि मैंने जाकर डिपार्टमेंट को सुझाव भी दिया और मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, जिन्होंने हम लोगों की बातों को शामिल भी किया और उस प्रक्रिया में शुरू हुआ मानवीय आधार पे स्थानांतरण की प्रक्रिया, पति पत्नी के ग्राउंड पे स्थानांतरण की प्रक्रिया, महिला दिव्यांग के स्थानांतरण की प्रक्रिया और पुरुष के भी स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। जब यह नियोजन इकाई से अलग हो गया, संवर्ग बन गया, जिला संवर्ग बन गया, सब लोग राज्य के पदाधिकारी हो गए, सरकारी कर्मी हो गए, तब इनके स्थानांतरण के सारे प्रोविजन स्पेशल ट्रांसफर प्रोविजन में शामिल हो गया। अब जब डिपार्टमेंट ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के भीतर 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन इन लोगों के पास में प्राप्त हो गया और 1,90,000 शिक्षकों का जब आवेदन प्राप्त हुआ तो उस आवेदन प्राप्त होने पे एक प्रोविजन हुआ कि चलिए हम लोग सबसे पहले मानवीय आधार पे करेंगे। दरखास्त इन लोगों ने ले लिया, पति पत्नी का भी दरखास्त ले लिया और महिला और दिव्यांग का भी दरखास्त ले लिया।
फिर अपर मुख्य सचिव मीडिया में भी आए, आपने भी लगातार उनकी बातों को सुना, हम लोगों ने मीडिया में भी उनकी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन संतोष जी देखिए कि 6 महीना बीत गया, 7वां महीना में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर दिसंबर से जोड़ा जाए तो मई का महीना खत्म हो गया। अब जाके इनका बयान 2 दिन 3 दिन पहले लगातार अखबारों में चल रहा है कि 1,30,000 हम शिक्षकों का करेंगे। तो आप यह बात देखिए कि जब भी आप मीडिया में आ रहे हैं और बयान आप दे रहे हैं, आप इतने बड़े शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, आप 3-3 सरकार के सबसे समझिए कि बड़े पदों पे आप बैठे हुए हैं, सरकार आपके ऊपर इतना विश्वास कर रही है, लेकिन हर एक बयान में आपकी पुरानी बातें भूली हुई दिखाई देती हैं। आप जब भी आते हैं, जब भी बातों को रखते हैं, पुरानी बातें आपकी बराबर भूल जाते हैं। आप कहे कि सबसे पहले हम राज्य से जो है कि मानवीय आधार वाले लोगों का और पति-पत्नी वाले लोगों का हम करेंगे। ठीक है, उस समय में दूरी के आधार पे महिला का 80,000 आवेदन और पुरुष का 90,000 आवेदन आपने लिया था, जो दूरी के आधार पे आवेदन था। उनको आपने कहा कि हम लोग जिला के माध्यम से करेंगे, जियो को उसमें कोड नहीं दिखेगा, सॉफ्टवेयर से ये प्रक्रिया करेंगे। तो आप यह बताइए कि आपके बयान में 1,90,000 शिक्षक क्यों नहीं दिख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आवेदन 1,90,000 आया, डाटा जब 1,90,000 आया, उस समय भी आपने पुस्तकालय अध्यक्ष को साइड कर दिया। पुस्तकालय अध्यक्ष जो लोग थे, उनका भी उस समय ई शिक्षा पोर्टल पे आवेदन नहीं लिया गया, तो उनको तो आपने वैसे ही साइड कर दिया। एनसीसी कैडर के जो लोग थे, जो लोग आज भी जो केंद्र सरकार इतनी राशि दे रही है, उन एनसीसी कैडर वाले भी शिक्षकों को आप जो है आवेदन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रोविजन आप नहीं बना रहे हैं। तीसरी बात है कि जब नियमित प्रधानाध्यापक जो नवचयनित हो गए थे, वैसे लोगों के लिए भी आपने आवेदन का एक रास्ता नहीं खोला है, वो लोग भी अभी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए कि जब स्थानांतरण की प्रोविजन जब बनी है, तो स्थानांतरण की आवश्यकता तो सभी शिक्षकों को है ना। आज के परिदृश्य में चाहे वह सक्षमता 1 के शिक्षक हो, सक्षमता 2 के शिक्षक हो, टीआरई 1 के शिक्षक हो, टीआरई 2 के शिक्षक हो, नियमित नवचयनित प्रधानाध्यापक हो या अन्य जो हमारे जितने भी एनसीसी कैडर के लोग हो, उन लोगों के लिए भी एक बार आपको सॉफ्टवेयर खोलना चाहिए, एक बार आपको मौका देना चाहिए। और वैसे शिक्षकों का जब अंतर जिला स्थानांतरण की बात आप कर रहे हैं और जिला को जब देखने की बात चल रही है, तो जिला में मान लीजिए कि आपका पहले दूरी के आधार पे देखिए, मानवीय आधार पे आप पहले उन लोगों को देख लीजिए। तो ऐसे परिदृश्य में आपको यह सोचना चाहिए, आपको यह विचारना चाहिए कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से पहले शिक्षकों का स्थानांतरण हम लोग कर दें। पहले मानवीय आधार का अब तक आपका हो जाना चाहिए, पति पत्नी का अब तक आपका हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से जो पूर्व में आपने सारी बातें कही थी, आपके हिसाब से समझिए कि मई का महीना ये डेडलाइन होना चाहिए था शिक्षा विभाग का, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक नहीं किया है। खैर, इन्होंने जो अभी कहा है कि 1,30,000, तो हम लोग भी देख रहे हैं कि 1,30,000 क्या आप और भी जो आपके जो छूटे हुए शिक्षक है, कोई बहुत बड़ा इसमें मैकेनिज्म नहीं है। आपके पास में ज्ञात है संतोष जी कि आपके पास में पद कितना पड़ा हुआ है। आपके जिला में जिला कार्यालय को पूछ लीजिए कि आपका कितना पद स्वीकृत है, कितने पद पे शिक्षक बहाल है, किस विद्यालय में कितने शिक्षक है। क्यों नहीं मानते हैं आप डाटा? आपका जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना है, तो आप सॉफ्टवेयर भी आपके पास बना हुआ है, आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कीजिए तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगे। कोई बहुत आनंद जी, मैकेनिज्म नहीं है। एक सवाल है। जब पति पत्नी बीमार, ये सारे का ट्रांसफर कहे थे कि खुद हम मुख्यालय से कर देंगे, अब वो भी आप डीओ के हवाले कर दिए, तो फिर आप ट्रांसफर किए क्या? ये सवाल है ना। आप तो जिला अलॉट कर दिए हैं। मान लीजिए कि क्रमबद्ध तरीके से अगर आप ट्रांसफर किए रहते तो ये समस्या भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है संतोष जी। स्थानांतरण तो जो बातों पे सवाल बार बार बदलते रहे और जवाब भी बार बार बदल रहे हैं, यह एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। शिक्षकों में भी एक भारी एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब यह विभाग ने, डिपार्टमेंट ने जब यह प्रोविजन बना दिया कि हम स्थानांतरण करेंगे, और स्थानांतरण के प्रोविजंस के बाद अब तक डिपार्टमेंट जो है स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है, और अखबारों के मीडिया में सुर्खलाइन बन रहा है कि हम इस प्रक्रिया को जल्द करेंगे, यह बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हम तो यही कहेंगे कि डिपार्टमेंट को
बयानबाजी की प्रक्रियाओं से बचना चाहिए। और मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी दरखास्त आपके पास में पड़े हुए हैं, उन दरखास्त के ऊपर आप यथाशीघ्र विचार कीजिए। अगर आपको जिला के माध्यम से करना है, जिला के पास में अगर प्रोविजंस है, तो जिला को ही प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए, उनका विद्यालय अलॉट करना चाहिए। आपने जो भी डेडलाइन दिया है, उस डेडलाइन का पालन अक्षरशः आपको करना चाहिए। तभी जाके शिक्षकों में, समाज में एक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। और अभी का जो वक्त है, यह चुनाव का वक्त है। तो यह भी पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, मुफस्सिल के पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि चुनाव का वर्ष है, चुनाव बिल्कुल सर पे है। तो हमने कम से कम जितने भी दरखास्त और आवेदन लिए हैं, उन दरखास्त और आवेदन पे हमको पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। हेलो, आवाज आवाज लगता है कट जा रही हाँ, है। ये जो प्रोसेस है पूरे जिला के अधीन आप कर रहे हैं, तो वो पारदर्शिता जिसकी बात आप कर रहे थे वो मतलब कोडिंग और डिकोडिंग तो कहीं से हो सकता है, हाँ? और यही बात हम लोग भी कर रहे थे कि पहले आप दोनों हेडमास्टर का कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपकी वैकेंसी आपको पता चल जाएगा। हेडमास्टर वाला भी अभी तक नहीं हुआ है, लगता नहीं है कि हेडमास्टर वाले वो करने के मूड में भी हैं। एक मामले को तो उन्होंने हाई कोर्ट में फंसा ही दिया है जिस तरीके से वो निर्णय लिए। तो अब फिर जिला में देने का क्या मतलब रह जाएगा, ये और कितनी पारदर्शिता रह पाएगी जिला में। देखिए, सवाल तो बिल्कुल सही है संतोष जी कि ट्रांसपेरेंसी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक छपरा की ही एक चर्चा करेंगे। 2023 में एक प्रोविजन हुआ था, उस समय जिला के अंदर ही ट्रांसफर की प्रक्रियाएं चलती थी लगातार। निवेदन समिति में के अध्यक्ष भी मेरे पिताजी थे और कई जिला के सवाल पे वो लगे। तो उस समय बहुत जिला में ही जो है कि स्थानांतरण की प्रक्रियाएं हुई थी। आज के परिदृश्य में 1,30,000 जो दूरी के आधार पे आप कह रहे हैं, जो चर्चा आप कर रहे हैं, तो दूरी के आधार पे जो स्थानांतरण की प्रोविजन हो रही है, और आप भी कह रहे हैं कि एक शिक्षकों का एक डाटा दिखेगा उसमें जो रिक्ति के आलोक में, तो इन प्रक्रियाओं के अब व्याख्यान आप भले आके कर रहे हैं सामने, कम से कम अब तो व्याख्यान करना बंद करके कम से कम उनको उनका मूल विद्यालय तो दे दीजिए। आखिर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो दिव्यांग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वह प्रत्याशा में बैठे हुए हैं। कई ऐसे कैंसर पीड़ित को हम लोग जानते हैं जो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमारे दर्द तो दूर होने की बात आ रही है, इस सरकार ने शुरू किया है, लेकिन आखिर कब? 6 महीना हो गया दरखास्त हमको दिए हुए, आज तक हमको विद्यालय नहीं मिला है। तो यहाँ यह चिंता का विषय है। देखिए संतोष जी, समस्याएं अनंत है और हम तो लगातार देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट की जो प्रक्रिया है, यह पता नहीं क्या, यह 2 वर्षों में हमने देखा है कि आज सारी चीजें फंसी हुई हैं। सब चीजें ऐसी फंसी है कि वेतन विसंगति का मसला हो, वो भी फंसा हुआ है। आप देख लीजिए कि आज 6 महीना होने जा रहा है, 1 जनवरी से, और मई का महीना बीत रहा है, और मई के महीना में 6 महीने में पे फिक्सेशन अभी तक डिपार्टमेंट नहीं कर पाया है। एक स्पष्ट आदेश नहीं दे पाया है कि जो शिक्षकों का वेतन होना चाहिए वह क्या वेतन होना चाहिए, उस पर भी स्पष्ट गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुआ है। आज भी उनके वेतन की विसंगति पड़ी हुई है। आपकी बनाई हुई सेवा शर्त नियमावली है जिसमें प्रोन्नति का मसला हम सुन रहे थे शनिवार को अपर मुख्य सचिव को। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए और छात्र और शिक्षक के अनुपात को हम देखते हैं। तो आप ही बताइए कि शहर के जितने राजकीय, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट विद्यालय हैं, उन विद्यालय के शिक्षक क्यों नहीं है? उन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक क्यों नहीं है? आपने जब 2020 में नियमावली बनाई थी, और 2020 की नियमावली जो बनाई गई थी उसमें प्रमोशन देने का प्रोविजन है कि नहीं है? तो उस नियमावली के आलोक में आप प्रधानाध्यापक को विद्यालय में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आज सारा आपको राजकीय, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट विद्यालय खाली पड़ा हुआ है। आप तो 6 महीना लगा दिए 6,000 प्रधानाध्यापक को बहाल करने में, और आज भी आपकी प्रक्रियाएं विलंब के माध्यम से ही चल रही है। ना विद्यालय में आपके प्रधानाध्यापक जा रहे हैं, ना प्राचार्य की बहाली आप जल्दी से कर पा रहे हैं, और उसके बावजूद जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आज की परिदृश्य में जिन विद्यालयों को सरकार ने आधारभूत संरचनाओं से जोड़ा है,
कई जनप्रतिनिधियों को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के स्तर से एक फॉर्मेट भी भेजा गया, जिसमें कहा भी गया कि उनको आप 20-20 विद्यालय के बारे में आप रिकमेंडेशन करके दीजिए, हम लोग अपने स्तर से आधारभूत संरचना के माध्यम से उन विद्यालयों का निर्माण भी कराएंगे। आज क्या इसकी समीक्षा डिपार्टमेंट कर रहा है कि कितने जगह विद्यालय बने, कितने जगह विद्यालय नहीं बने? बहुत सारे विद्यालय को तो हम लोग देख रहे हैं जो टेंडर होके पड़ा हुआ और उनका आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग तो बस केवल यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातली स्तर पे जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने योजना बनाई है, उसकी समीक्षा भी नहीं किया जा रहा है। उन योजनाओं को जमीन के स्तर पे उतारा जाना चाहिए, तब जाके न लोगों को सुविधा मुहैया हो पाएगा। आप ही बताइए संतोष जी, आज की परिदृश्य में बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, और आपके पास में सारे तंत्र बने हैं। सरकार भी कह रही है कि सबसे ज्यादा राशि जो है कि हम खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। नहीं, आप 2 बिल्डिंग है, 2 कमरा है, 30 शिक्षक है और 50 विद्यार्थी है। अरे भाई, सब जो अपग्रेडेड इनका स्कूल है उसका तो वही हाल है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक पहुंचे कितने दिनों में विद्यार्थी और शिक्षक पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू करेंगे? जो मूल चीजें थी, देखिए हमारा सिद्धार्थ जी के कामकाज का जो ओपिनियन में जो डिफरेंसेज है, एक बड़ा डिफरेंसेज ये भी है। देखिए, आप जब आए विभाग को संभाले तो आप के पाठक को जितना पत्र जारी किया उसी को निरस्त करने में आप लगे थे। आज जो भी समस्या है, अरे के पाठक ने तो ट्रांसफर ऑन गोइंग कर दिया था ना। इस सक्षमता वाले को 4 महीने अगर आप नहीं रोके रहते तो जिसको जो जिला अलॉट हुआ था उस जिला में जाकर उसकी पोस्टिंग हो गई रहती, आपके पास क्लियर कट वैकेंसी सामने रहता। तो आप टीआरई 1 और टीआरई 2 के चक्कर में पूरे प्रोसेस को कहीं न कहीं इस तरीके से सुलझा कर ये रख दिए है कि बहुत मुश्किल है उसको सुलझाना। अभी तो समस्या होगा इस जिला से जो उस जिला में जाएगा उसका वेतन तो मान लीजिए कि अभी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले को 15 तारीख हो जा रहा है वेतन देने की। कभी पाठक के समय या इससे पहले तो कोई वेतन की समस्या कभी शिक्षकों की नहीं होती थी। जो मूल बात है उस मूल बात पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए 1,30,000 का जिला जो निर्धारित हुआ उसमें तो 30,000 का ना आप जिला निर्धारित कर, बाकी सब तो अपने ही जिला में है। लेकिन आप खबर बनाए सुर्खियों में कि 1,30,000, बहुत सारे जगह तो छब्बा भी दिए कि तबादला कर दिए। अरे 1,30,000 में आप 1,30,000 लोगों को ना इंटर जिला किए है मैक्सिमम, बाकी तो 1 लाख अपना ही जिला में है। ये जो क्रेडिट लेने का हौर है, हमको लगता है कि आनंद जी इसी में ये समस्या फंसने वाला है। आपको क्या लगता है? देखिए संतोष जी, अभी जो वेतन की चर्चा आपने किया, हम तो उस परिदृश्य में थोड़ा सा जाना चाहेंगे। जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जब 2023 ये बनाई गई थी, इसमें जो सभी शिक्षकों के लिए जो बनाया गया था कि कक्षा 1 से 5 वर्ग को लेवल 2 दिया जाएगा, कक्षा 6 से 8 के लोगों को 3 लेवल दिया जाएगा, 9-10 के शिक्षकों को लेवल 5 और 11-12 के शिक्षकों को लेवल 6 दिया जाएगा। इसमें भी आप समझिए कि हम लोग लगातार सवाल भी रख रहे थे, उठा भी रहे थे कि कक्षा 9, 10 और 11-12 के शिक्षकों को लेवल 7 और लेवल 8 की सुविधा देना चाहिए, जो एक लेवल कम आज भी दिया जा रहा है। दूसरी बात की चर्चा मैं करूंगा कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए जो इन लोगों ने फिटनेस मैट्रिक्स जो किया, उसमें 25,000 से 43,830 रुपए, वर्ग 6 से 8 तक के लिए 28,000 से लेके 49,090, और वर्ग 9 से 10 के लिए 31,000 से 54,360, और वर्ग 11-12 के लिए 32,000 से 56,110 का स्लैब इन लोगों ने बनाया है। और आज की परिदृश्य में देख लीजिए संतोष जी, जो 15 की नियमावली जो बनाई गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से प्रोविजंस बना था कि 3 बरस पे एक इंक्रीमेंट जोड़ के दिया जाएगा, यानी कि 2006 से और 2090 तक का 2015 तक का 3 इंक्रीमेंट जोड़ के इन लोग को दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि जो फिटनेस मैट्रिक्स आपने बनाया है और आज भी जो शिक्षकों का जो स्लैब जो बनाया गया है, जो फिटनेस मैट्रिक्स का जो स्लैब बनाया गया है, उसमें भी कई जिला ने भी लिख के शिक्षा विभाग से यह निर्देश मांगा कि आप हमको एक स्पष्ट गाइडलाइन दीजिए कि हम शिक्षकों का क्या पे फिक्सेशन हम करें, किस आलोक में हम लोग पे फिक्सेशन करें, उनका इंक्रीमेंट को किस तरह से हम लोग जोड़े। लेकिन आज तक इनके डिपार्टमेंट ने इस प्रसंग में कभी चर्चा नहीं किया। 5 महीना बीत गया,
इतना समझ लीजिए संतोष जी कि आज तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो पाया। दूसरी बात है आज के परिदृश्य में कि जो राज्य सरकार 55% महंगाई भत्ता देने की बात कह रही है और 55% महंगाई भत्ता के लिए अभी कैबिनेट से नियमावली स्वीकृत भी हो गया है और इसके पहले 53% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और शहरी क्षेत्रों का 8 से 10% था और ग्रामीण क्षेत्रों का हाउस अलाउंस 5% था और इन्होंने अब तक अपने एचआरएमएस पोर्टल को सुधार नहीं करवाया है और TRE1 और TRE2 के से जो हमारे शिक्षक हैं आज भी महंगाई भत्ता 50% ले रहे हैं। जिन नियोजित शिक्षकों को 55% का महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, TRE1 TRE2 के लोगों को 55% मिलना चाहिए, हाउस अलाउंस उनको जो है कि 5% और शहरी का 8 से 10% उनको मिलना चाहिए। आप तो उन शिक्षकों के अधिकार को मार रहे हैं। अब आप कहिएगा कि हम आपको एरियर देंगे, तो क्यों नहीं आपका डिपार्टमेंट बैठ के, आपके पास में हैंड्स की कमी है तो आप लिखिए, आप स्वयं सरकार हैं, आप स्वयं लिखिए, आप मांगिए वहां से कम एक दिशा निर्देश तो आप उनके वेतन पे बना के दे दीजिए। तो उनके वेतन का एक स्पष्ट गाइडलाइन जो बना हुआ है उसमें भी कई बार लोगों ने लिखा कि जो उनकी वेतन के स्लैब जो बनाए गए हैं वो फिटनेस नहीं हो पा रहा है। तो इस पे भी कम से कम या तो आप देखिए, उस पे जो वित्त विभाग की चिट्ठी है 3590 उसको भी आपको देखना चाहिए, उस पे आपको विचार करना चाहिए अच्छा और जल्द से आनंद जल्द। जी, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, होगा कि नहीं? देखिए संतोष जी, स्थानांतरण का प्रोविजंस तो जो आज के परिदृश्य में है, हम तो हर परिदृश्य को देख रहे हैं, या तो वेतन का हो, स्थानांतरण का प्रोविजन हो, अगर करने की इच्छा शक्ति होती है तो कार्य को करना कोई काम बहुत भारी नहीं होता है, बस उसको परोसा इस हिसाब से जाता है कि जैसे बहुत भारी काम लग रहा है। और आज के परिदृश्य में आप 1,90,000 शिक्षक के स्थानांतरण की बात करें तो कुछ शिक्षक जाना चाहते हैं तो कुछ आना भी तो चाहते हैं, ये भी तो सही है। तो मान लीजिए कि जब जो जाना चाहते हैं और पहले भी स्थानांतरण हुआ है, ऐसा नहीं कि यह कोई डिपार्टमेंट के लिए एक नई बात है, पहले भी स्थानांतरण हुआ है, वर्षों से स्थानांतरण की प्रक्रिया होते रहा है और कई अपर मुख्य सचिव ने स्थानांतरण को किया है। कोई ये इनके लिए भले यह नई बात हो सकती है, लेकिन हम लोग तो लगातार देख रहे हैं। तो स्थानांतरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार का जो प्रोविजंस है वो जमीन पे करना चाहिए ताकि सरकार की बनाई हुई योजनाओं का लाभ भी शिक्षकों को मिले। और मान लीजिए कि अगर जिला से 100 टीचर जाते हैं तो 100 टीचर आ भी तो रहे हैं और छात्र शिक्षक का अनुपात जो राष्ट्रीय गाइडलाइन का जो बना हुआ है उस अनुपात का पालन भी आप करिए। शहरी क्षेत्रों में भी जो विद्यालय खाली पड़े हुए हैं उन विद्यालयों में भी शिक्षकों को पदस्थापित करने की बात पे आप विचार कीजिए। बस एक पटना जिला का बार बार एग्जाम्पल देखिए और चीजों को गुमराह करके रखना, यह बड़ा ही चिंताजनक विषय है। आप बार बार एक ही जगह कहते हैं कि पटना जिला में, तो बेतिया भी तो जिला है, सिवान भी तो जिला है, छपरा भी तो जिला है, वहां भी तो बहुत सब लोग जाना चाहते हैं। 38 जिले बिहार में, केवल पटना ही जिला नहीं है और पटना जिला में भी हो सकता है, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर 95% लोगों को भी सुविधा आप दे देते हैं एक बार में, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप कम से कम विचार कीजिए, कार्यों को आगे बढ़ाइए और जो आप बोल रहे हैं कम से कम उन बातों पर स्टैंड कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आनंद पुष्कर जी थे। बहुत एक चलते चलते इन्होंने जो बातें कही है ना, जो आप कहते हैं ना सिर्फ उतना कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ बात आप कर रहे हैं, लेकिन उस आज जो बात करते हैं वो कल फिर कुछ नई बात कर देते हैं। समस्या यही है, इसलिए ये पूरा मसला पिछले 6 महीना से आधार में लटका हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ न कुछ नया जरूर होगा और तमाम शिक्षक आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके का पेच आपने फंसाया है ना, अगर वो पेच जिला जाते जाते अगर नहीं खुला तो फिर ये मामला भी प्रधान शिक्षक की तरह कोर्ट में लटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, इसीलिए बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।